Hello everyone, once again welcome to Mathematics by CV. I am Nikhil. In this course, we are studying class 11th NCERT Economics और बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस कोर्स में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। चैप्टर 1 इससे पहले इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उसे हम समझ चुके हैं, क्या हालत थी। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 इंडिया की जो इकोनॉमी है 1950 के बाद में अप टू 1990 तक, उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने बताया कि जो हम चैप्टर 2 की हमारी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने बताया कि प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, प्लानिंग कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इंडिया को एक प्लान्ड इकोनॉमी बनाया गया और हमने सोशलिस्टिक व्यू से हमने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसमें हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चूज़ किया जो कि मेरिट्स थे। इससे पहले ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी की। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है। और पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉलोनियल रूल के दौरान देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। चैप्टर 1 में हम ये देख चुके हैं कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे ना तो ग्रोथ थी ना ही इक्विटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। अगर बात करते हैं तो द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इश्यूज विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग टू द यूज ऑफ हाई विल्डिंग वेराइटी सीड्स विच असर्ड in a revolution in Indian agriculture. After independence, इंडिया को इन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करना था जो कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो यहाँ पर समस्याएं थी उनको फेस करना था, जो भी चैलेंजेस थे हमारे सामने उनको फेस करना था। तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया? लैंड रिफॉर्म्स किए और हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स थे उनको हमने अडॉप्ट किया। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स जो थे उसमें अगर हम बात करें पर्टिकुलरली हमने उसमें क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए हमने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स किए थे। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज। आज़ादी के समय जो लैंड का जो सिस्टम था उसको हम बता सकते हैं एक तरीके से वो इंटरमीडियरीज हुआ करते थे। उस समय बड़े बड़े ज़मींदार्स होते थे, उसमें रेंट पर काम करने वाले लोग थे जो कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या फिर जब तक फसल पकती थी तब तक के लिए शेयर क्रॉपर्स या फिर तो किसान किराए पर खेती करते थे और उसका जो भी टैक्स वगैरह और जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था उसका एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा ज़मींदार्स को दिया करते थे। तो ये जो ज़मींदार्स हुआ करते थे अंग्रेज़ों के टाइम पे, ये टैक्स वसूलने का या जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था उसका जो भी अंग्रेज़ जो है डिसाइड करते थे तो वो भाग उनको देना पड़ता था। ये एक इंटरमीडियरी यानी कि बिचौलिए की तरह काम किया करते थे। ज़मींदार के साथ साथ जागीरदार भी होते थे। हु मेयरली कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स इम्प्रूवमेंट्स ऑन दी फार्म। इनका सिर्फ एक ही सोल ऑब्जेक्टिव रहता था, इनका एक ही पर्पज़ होता था कि सिर्फ रेंट को कलेक्ट किया जाए, लेकिन जो एक्चुअल जो काम करते थे टिलर्स जो ज़मीन पर काम किया करते थे उन्होंने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं कि इम्प्रूवमेंट किया जाए, खेती को इम्प्रूव किया जाए या ज़मीन की जो क्वालिटी है उसमें कुछ बदलाव लाया जाए। सिर्फ उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब था, वो था कलेक्टिंग द रेंट। The low productivity of the agriculture sector forced India to import food from the USA. Equity, okay. इन्हीं लो प्रोडक्टिविटी जो हमारी लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी एग्रीकल्चर में, इसी वजह से हमें अमेरिका जैसे देशों से फूड के जो प्रोडक्ट्स थे उनको इंपोर्ट करना पड़ता था। इक्विटी इन लैंड रिफॉर्म्स कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इक्विटी इन एग्रीकल्चर called for land reforms which primarily refer to change in the ownership of the land holdings। तो एग्रीकल्चर में समानता लाने के लिए सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई, जो कि जिसका मतलब होता था कि ऑनरशिप जो है
लैंड उसमें बदलाव किया जाए। जस्ट अ ईयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू एबोलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ लैंड। आज़ादी के 1 साल बाद ही कुछ स्टेप जो बिचौलिए हैं बीच में, जमींदार या जागीरदार, उनको हटाया जाए और जो एक्चुअल टिलर्स हैं, जो एक्चुअली काम करते हैं, जो किसान हैं या शेयर क्रॉपर्स हैं, उनको उनके नाम पर ज़मीन दी जाए। द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव्स टू द टिलर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। इसके पीछे का जो उद्देश्य था, जो आइडिया था, वो था कि अगर इन लोगों को ऑनरशिप दे दी जाए तो ये क्या करेंगे, जो भी इन्हें प्रोड्यूस होगा, ये उसकी लैंड की जो गुणवत्ता है, द क्वालिटी ऑफ सोल, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इससे इन लोगों को अपनापन लगेगा उस चीज़ से। अपनापन, अगर किसी की कोई भी चीज़ अपनी होती है तो उसको थोड़ा सजो के रखता है कोई भी इंसान। एक टर्म आया यहाँ पर लैंड सीलिंग। तो जैसे लैंड रिफॉर्म एक इक्विटी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाने के लिए एक रिफॉर्म किया गया, लैंड रिफॉर्म्स, ऐसे एक लैंड सीलिंग था। ये एक दूसरी पॉलिसी थी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल। इसका मतलब था कि मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड को फिक्स कर दिया जाए जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा ऑन की जा सकती थी। द पर्पज़ ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। इसका एक पर्पज़ था लैंड सीलिंग का कि इससे क्या होगा कि कुछ ही लोग, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनके नाम पर ज़मीन हुआ करती थी, उससे यह होगा कि कुछ ही लोगों के पास ज़मीन नहीं रहेगी, मैक्सिमम लोगों को ज़मीन मिल पाएगी। द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मेंट दैट सम 200 लाख टेनेंट्स केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। और इंटरमीडिएट्स जो थे, जमींदार और जागीरदार, इन लोगों के हटने से क्या हुआ कि 200 लाख के करीब एक्चुअल जो टिलर्स थे, टेनेंट्स थे, वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए। दे वर दस फ्रीड फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द जमींदार्स। और उनको एक तरीके से जो जमींदार शोषण किया करते थे और उससे शोषण से आज़ादी मिल गई। द ओनरशिप कन्फर्ड them the incentive to increase output and this contributed to growth in agriculture। जब ओनरशिप मिली टीनेंट्स को तो उन्हें एक अपनापन लगा और उससे उन्होंने आउटपुट देने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसमें उगाते हैं तो उसमें अपना फ़ायदा है। इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश की और इसी की वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई। हाउएवर द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुली सर्व्ड बाय एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। हालांकि जो इक्विटी, जो हम समानता लेकर आने चाहते थे, एक तो हम चाहते थे कि ग्रोथ हो और एक ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास थोड़ा एटलीस्ट बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो हो, खाना हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सिर्फ एबोलिशन करने से, इंटरमीडियरीज़ के एबोलिशन करने से ये कम्प्लीटली अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि इन सम एरियाज़ द फॉर्मर जमींदार्स continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation। तो जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे उनकी काफ़ी, अगर उनके पास पैसे थे तो उनकी पहुंच भी होगी। और जो लेजिस्लेशन जो आया था कि ऑनरशिप और या फिर लैंड सीलिंग की बात करें या लैंड रिफॉर्म्स जो भी आए थे, उस कानून में थोड़ी बहुत जो भी गड़बड़ी थी या लूपहोल्स थे, उनका इस्तेमाल करके उन्होंने ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं होने दिया। कुछ केस ऐसे हैं, जैसे कि देखिए, देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड द लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इवन व्हेन द टिलर्स गॉट ओनरशिप ऑफ लैंड द पोरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स क्रॉपर्स एंड लैंडलेस लेबर। लैंड रिफॉर्म्स हुआ क्या कि जो हमारा लेजिस्लेशन था, जो कानून था जिससे ट्रांसफ़र होनी थी ज़मीन, उसका गलत फ़ायदा उठाया कुछ बड़े बड़े ज़मींदार्स ने, जागीरदार्स ने। और जिन जिन लोगों को ज़मीन मिल गई, जैसे छोटे जो किसान थे, टीनेंट्स थे,
उनके साथ एक तरीके से कह सकते हैं उनसे ज़बरदस्ती छीना गया, उनको उसे क्रॉप्स वगैरह उगाने नहीं दिया गया। और उन्होंने जो ज़मींदार थे दे कंटिन्यूड क्लेमिंग ऑनरशिप ऑफ द लैंड। जब टिलर्स को ऑनरशिप मिल गई, थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग शेयर क्रॉपर्स थे या लैंडलेस लेबर्स थे, जिनके पास ना तो लैंड थी और जो लेबर का काम किया करते थे और जो शेयर करके क्रॉप्स को उगाया करते थे, उनको कोई भी लैंड रिफॉर्म से फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, अब लैंड सीलिंग से क्या प्रॉब्लम हुई? लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस्ड हर्डल्स। द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज्ड द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बड़े बड़े जो जमींदार थे उन्होंने कोर्ट वगैरह में इसके खिलाफ केस दायर करवाए, चैलेंज किया उस लेजिस्लेशन को, और इसके जो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत देरी हो गई। और इस समय को जो डिले हुआ, इस डिले को इन्होंने एक तरीके से मौके पे चौके की तरह यूज किया। जैसे इन्होंने अपने जो हमारे इनके क्लोज इन रिलेटिव्स थे, करीब पर ज़मीन को ट्रांसफ़र करा दिया, देयर बाई एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। इसी वजह से ये लोग इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन से बच गए। द लेजिस्लेशन ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ लूप होल्स। लेजिस्लेशन में भी काफ़ी सारे लूप होल्स थे, विच वर एक्सप्लॉइटेड बाई द बिग लैंड होल्डर्स टू रिटेन देयर लैंड। जिसकी वजह से बिग लैंड होल्डर्स जो थे उनको ज़मीन उनके पास ही रही। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। जो लैंड रिफॉर्म्स थे सक्सेसफुल रहे कुछ स्टेट्स में, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? दीज स्टेट्स हैड गवर्नमेंट्स कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर। यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो गवर्नमेंट कमिटेड थी कि अच्छे से और ईमानदारी से एक तरीके से टिलर्स को ज़मीन दी जाए और इस रूल को इम्प्लीमेंट कराया जाए। अनफॉर्चुनेटली other states did not have the same level of commitment and vast inequality and land holding continues to this day. Unfortunately कुछ स्टेट्स में सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं था, गवर्नमेंट नहीं ऐसी इतनी ज़्यादा सजग नहीं थी, कमिटमेंट नहीं थी, कमिटेड नहीं थी। और अभी भी अगर हम बात करें आज के देश में आज की हालत की बात करें तो इनइक्वालिटी अभी भी है लैंड होल्डिंग्स में। Green Revolution. At independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture. आज़ादी के समय 75% के करीब लोग टोटल पॉपुलेशन के एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर was very low because of the use of old technology and the absence for the vast majority of farmers. एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी थी। उसके दो कारण थे, एक तो पुरानी टेक्नोलॉजी, दूसरा जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी हो, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हों, तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो एब्सेंट थी, वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन द मानसून। इंडिया की जो ज़्यादातर जो क्रॉप्स थी वो मानसून पर डिपेंडेंट थी। एंड इफ़ द मानसून फेल शॉर्ट द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटीज़ विच वेरी फ्यू हैड। ज़्यादातर हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो मानसून पर डिपेंडेंट थी। अगर मानसून मान लो बारिश कम हो तो हमारे फार्मर्स जो थे वो ट्रबल में आ जाते थे, और वो फिर सिर्फ उन थोड़े बहुत किसान थे जिनके पास इरिगेशन की खुद की फैसिलिटीज़ थी, या फिर जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने इस तरीके का गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करी, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ कहीं पे किसी स्टेट में प्रोवाइड करी हो। द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसकी वजह से जो स्टैग्नेशन था, जो एक रुकावट थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी,
उसको परमानेंटली ख़त्म कर दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन है द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर फूड ग्रेन्स जो थे उनमें उनके प्रोडक्शन में इंक्रीज़ देखने को मिला, उनमें बढ़ोतरी हुई। ऐसा किस लिए हुआ, कैसे हुआ? हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स थे उनको इस्तेमाल करने की वजह से, खास करके वीट और राइस में इसका इस्तेमाल हुआ, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई और इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। इसके बाद हमें अमेरिका जैसे देशों से फूड ग्रेन्स मंगवाने की या इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। द यूज़ ऑफ दीज सीड्स required the use of fertilizer and pesticide in the correct quantities as well as regular supply of water। ये जो सीड्स थे हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स थे, इनको बोने के लिए फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत थी और कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत थी, और वो भी करेक्ट क्वांटिटी में। उसके साथ साथ सप्लाई ऑफ वाटर की भी ज़रूरत थी। द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट्स इन करेक्ट पोर्शंस इज़ वाइटल। इन तीनों चीज़ों का, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और सप्लाई ऑफ वाटर, एक करेक्ट प्रोपोर्शन में बहुत ज़रूरी है। फार्मर्स हु कुड बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स रिक्वायर्ड रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटीज़ एज वेल एज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। जो किसान फ़ायदा उठाना चाहते थे HYV सीड्स बो करके, उनके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो रिलायबल इरिगेशन की फैसिलिटी, दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उनको पैसा होना चाहिए ना फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, तो पैसे की और रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी की उनको ज़रूरत थी। एज अ रिज़ल्ट, इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली मिड 1960 मतलब 1955 अप टू मिड 1970 मतलब 1965। तो पहला फेज़ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का हुआ वो था करीब 1955 से 1965। द यूज़ ऑफ HYV सीड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट्स सच एज पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। फर्स्ट स्टेज जो था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उसमें सबसे ज़्यादा जो धनी स्टेट्स थे जिनके पास पैसे थे, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं स्टेट्स में HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में HYV सीड्स जो थे उनका फ़ायदा अदर रीजन्स में भी मिला। अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं, सेकंड फेज़ की, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो था 1965 से 1975 मतलब मिड 1970 टू मिड 1980। द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू ए लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स। सेकंड जो हमारा फेज़ था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उसमें HYV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में बढ़ गया एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। पहले तो इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 ही क्रॉप्स में था, वीट एंड राइस में, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में यूज़ होने लगा। द spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. We no longer had to be at the mercy of America or any other nation for meeting our nation's food requirements. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, और उसके बाद में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी अमेरिका जैसे देशों से, जहाँ से हम पहले खाने की या फूड ग्रेन्स वगैरह जो खाने की चीज़ें मंगवाते थे, और हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट थी कंट्री की, उसको भी पूरा कर लिया। और इवन अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ में हम लोग अपना फूड ग्रेन्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज़ इम्पोर्टेंट बट इट इज़ नॉट इनफ। एग्रीकल्चर आउटपुट में अगर जो ग्रोथ होती है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इफ़ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज is consumed by the farmers themselves instead of being sold in the market। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन अगर सिर्फ उतनी हो कि फार्मर्स जो हैं वो खुद ही कंज्यूम कर लें और मार्केट तक आइटम पहुँचे ही नहीं, तो इसका जो है फ़ायदा नहीं मिलेगा।
द हायर आउटपुट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी एज अ होल। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको इस सेक्टर से कुछ फ़ायदा तभी मिल सकता है जब फार्मर्स जो उगाते हैं वो उसे खाएं, उसके साथ साथ वो बचे भी और जिसको मार्केट में बेचा जा सके। इफ़ ऑन द अदर हैंड a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmers, a higher output can make a difference to the economy। हायर आउटपुट हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बाद में फार्मर्स जो हैं या उसमें रिलेटेड जो भी लोग हैं वो उसको कंज्यूम करें, उसके बाद में जो प्रोड्यूस बचता है उसको मार्केट में बेचने के बाद में जो भी फ़ायदा मिलेगा वो इंडियन इकोनॉमी को एज अ होल उस सेक्टर से मिलेगा। The portion of agriculture produce which is sold in the market by farmers is called marketed surplus। जो भी चीज़ फार्मर्स के द्वारा मार्केट में बेची जाती है उसे मार्केटेड सरप्लस कहते हैं, जो कि जैसे कि अपने कंजम्पशन के अलावा जो चीज़ें बचती हैं उसको मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। ए गुड proportion of rice and wheat produced during the green revolution period was sold by the farmers in the market। ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय प्रोडक्शन बढ़ा तो राइस और व्हीट का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन फार्मर्स ने मार्केट में बेचा। एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइंड रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। जानते हैं मार्केट में यूज होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसके रेट जो होते हैं, सप्लाई ज़्यादा होगी मतलब डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे पहले। डिमांड ज़्यादा है अगर किसी चीज़ की तो उसकी अगर सप्लाई भी अगर ज़्यादा है तो रेट कांस्टेंट रहेंगे। अगर डिमांड है नहीं, सप्लाई ज़्यादा है तो रेट विल ऑल्सो डिक्लाइन। तो हुआ यहाँ पर क्या कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस जो थे वो डिक्लाइन हो गए, वो कम हो गए। अगर हम दूसरे अगर फूड ग्रेन्स के अलावा अदर क्रॉप्स की बात करें तो द लो इनकम ग्रुप्स हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइसेस। फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस जब घटे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वेजेस होती है वो कम है और उनका ज़्यादातर वेज का जो बहुत बड़ा एक पार्ट खाने पीने की चीज़ों में खर्च होता है, उनके लिए एक फ़ायदा हो गया क्योंकि रेट यहाँ पर खाने की चीज़ों पर गिर गए। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक विच कुड बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जब फूड ग्रेन्स वगैरह की प्रोडक्टिविटी जब बढ़ी तो गवर्नमेंट ने भी स्टॉक करना शुरू कर दिया ताकि उस स्टॉक को जब फूड की शॉर्टेज होगी या फिर कोई फेमाइन वगैरह आएगी या नेचुरल कैलेमिटी होगी तो उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट कर सकती थी। तो गवर्नमेंट ने भी स्टॉकिंग शुरू कर दी। While the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risk। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे देश को बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन जो इसमें टेक्नोलॉजी थी वो रिस्क फ्री नहीं थी। इसमें रिस्क क्या था? पहला रिस्क था द पॉसिबिलिटी दैट इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। पहला रिस्क ये था कि जो छोटे और बड़े फार्मर्स थे उनके बीच में डिस्पैरिटी यानी कि डिफरेंस पैदा हो जाएगा। सिंस ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स, क्योंकि जो हम यूज़ कर रहे थे इसमें एक तो था HYB की जो क्रॉप्स हैं वो और पेस्टिसाइड्स, तो उनको सिर्फ बड़े किसान जो थे वही अफोर्ड कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए जो पेस्टिसाइड्स और HYB जो सीड्स हैं उनकी कीमतों को कम कर दिया ताकि छोटे किसान भी उन्हें यूज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा उठा सकें। मोरेवर द HYB क्रॉप्स वर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाई पेस्ट एंड द स्मॉल फार्मर्स हु अडोप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन अ पेस्ट अटैक। दूसरा ये रिस्क था कि छोटे किसान अगर इसको इस्तेमाल करने लगे बिना पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें
क्योंकि एच वाई बी जो क्रॉप्स हैं वो एक्चुअली क्या है कि जो पेस्ट होते हैं जो खेतों में और फसलों में जो कीड़े लगते हैं उससे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, उनमें कीड़े लगने की संभावना होती है ज़्यादा। तो स्मॉल फार्मर जो छोटे किसान हैं, अगर वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिना पेस्टिसाइड्स के यूज़ करते तो उनका क्या होता, सब कुछ ख़त्म हो सकता था। फॉर्चुनेटली दिस डिड नॉट बिकम ट्रू बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स एंड subsidized fertilizers so that small farmers could also have access to the needed inputs। तो गवर्नमेंट ने दो काम किए। पहला, इंटरेस्ट रेट जो लोन का था वो उसको कम कर दिया। दूसरा, जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स थे उन पर सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। सिंस द इन द रिक्वायर्ड इनपुट्स द आउटपुट ऑन स्मॉल फार्म्स इक्वल्ड द आउटपुट ऑन लार्ज फार्म्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो समय जैसे जैसे गुजरता गया स्मॉल फार्मर्स को भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा मिलने फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह जो थे उनको सस्ता कर दिया एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करके। दूसरी तरफ सस्ते लोन्स भी प्रोवाइड किए। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से दोनों तरीके के किसानों को फ़ायदा हुआ, स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बीइंग ruined when pests attack their crops was considerably reduced by the services rendered by research institutes established। पेस्ट की वजह से जो फसलों की बर्बादी होती थी किसानों की, छोटे फार्मर्स की ज़्यादा बर्बादी हो जाती है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं होता या उनकी फ़सल की बहुत कम होती है, उनकी पूरी साल का जो खर्चा होता है वो उसी फसल से निकलना होता है। तो वो अगर एक बार अगर फसल ख़राब हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो लोन लेंगे। लोन वगैरह जो गांव वगैरह में जो किसान लेते हैं, छोटे किसान, वो साहूकारों से लेते हैं। साहूकारों ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, तो वो तो एक तरीके से हमेशा कर्ज में ही डूबे रहेंगे। तो इसको क्या किया कि गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश किए थे, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी इन किसानों के लिए। You should note that the Green Revolution would have favored the rich farmers only if the state did not play an extensive role in ensuring that the small farmer also gains from new technology। और आप यही नोटिस करोगे जब अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि रिच फार्मर्स को फ़ायदा तभी हुआ है, उन्हीं स्टेट्स में हुआ है जहाँ पर स्टेट की गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया छोटे फार्मर्स में, या फिर छोटे फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रिच फार्मर्स या बड़े फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ हो। द डिबेट ओवर सब्सिडीज़। सब्सिडी छोटे फार्मर्स को या बड़े फार्मर्स को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में डिबेट है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए किसानों को। द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज़ इन एग्रीकल्चर इज़ एट प्रेजेंट अ हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन। आजकल क्या है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करती है सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करने में, क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होती है। क्योंकि काफ़ी जीडीपी का काफ़ी पार्ट तो हमारा एग्रीकल्चर या वगैरह में, या फिर और बहुत सारी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है एग्रीकल्चर के अलावा भी, बट हम एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात करते हैं। तो इट इज़ जनरली एग्रीड दैट इट वाज नेसेसरी टू यूज सब्सिडीज़ टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू HYV टेक्नोलॉजी बाय फार्मर्स इन जनरल एंड स्मॉल फार्मर्स इन पार्टिकुलर। तो ये सब लोग इस बात पे एग्री होते हैं कि ये ज़रूरी था उस समय, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे छोटे फार्मर्स वगैरह को इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि नई जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर सकें। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, उस टाइम पे पैसे थे भी नहीं, इंडिपेंडेंस के समय की अगर बात करें, कि HYV टेक्नोलॉजी वगैरह जब आई तो गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई या सस्ते लोन्स प्रोवाइड कराए। लेकिन अभी लोग ऐसा मानते हैं कि अब तो वो टेक्नोलॉजी से अवगत हो चुके हैं, अब तो वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि यस इससे फ़ायदा होता है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे या ना दे,
तो इससे फार्मर्स जो हैं को कोई फ़र्क तो पड़ेगा उनको इकोनॉमिकली, बट वो तब भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। अब बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय फार्मर्स। देखो होता क्या है कि किसानों को अगर किसी भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा तो वो उसको एक रिस्क की तरह देखेंगे। अगर रिस्क की तरह देखेंगे तो वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अगर अडॉप्ट नहीं होगा तो फिर प्रोडक्टिविटी विल बिकम स्टैगनेंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सब्सिडीज़ वर देयरफॉर नीडेड टू एनकरेज फार्मर्स टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। सब्सिडीज़ इसलिए प्रोवाइड की गई ताकि इससे फार्मर्स को एनकरेज किया जा सके कि यस ये नई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कीजिए, अगर आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने इसलिए सब्सिडीज़ वगैरह को प्रोवाइड किया। सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज़ फाउंड प्रॉफिटेबल एंड इज़ वाइडली अडॉप्टेड। कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जब एक बार किसानों को पता चल गया कि हाँ जी ये टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, अडॉप्ट कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, तो सब्सिडीज़ जो हैं उनको फेज़ आउट कर देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो चुका है, वो सॉल्व हो चुका है एक तरीके से। फर्दर सब्सिडीज़ आर मेंट टू बेनिफिट द फार्मर्स बट ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट्स द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। किसानों को तो प्रोवाइड कराने से फ़ायदा होता ही है, इसके साथ साथ काफ़ी अमाउंट का फ़ायदा जो फर्टिलाइज़र जो कंपनियां बनाती हैं उनको भी फ़ायदा होता है। एंड अमंग फार्मर्स द सब्सिडी लार्जली बेनिफिट्स द फार्मर्स इन मोर प्रॉस्परस रीजन्स। और उन फार्मर्स को ज़्यादा सब्सिडी का फ़ायदा होता है जहाँ पर किसानों के पास पैसा होता है, जो प्रॉस्परस रीजन्स में रहते हैं। तो बार बार इस बात पर आर्ग्यू किया जाता है कि देयर इज़ नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो ये है कि सब्सिडीज़ का फ़ायदा किसानों के साथ साथ कंपनियों को भी हो रहा है, जो फैक्ट्रीज़ फर्टिलाइज़र्स वगैरह बना रही हैं, और उनको कंटिन्यूसली फ़ायदा हो रहा है। तो अब सब्सिडी को ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि इट डज़ नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप कौन है? छोटे किसान जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये फ़ायदा एक्चुअली में पहुँचाता नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। और ये एक गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है, जो हम बजट बनाते हैं गवर्नमेंट, उसमें काफ़ी हद तक, तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर बहुत बड़ा बर्डन है। बट ऑन द अदर हैंड सम बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। कुछ लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर वाली सब्सिडीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में फार्मिंग करना एक रिस्की बिजनेस है। मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज़। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, किसान जो हैं इंडिया में, वो या तो पुअर हैं या उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, छोटे किसान हैं जिनके पास पैसे नहीं होंगे कि क्या बोया जाए क्या नहीं बोया जाए, और उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो मान लो फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एलिमिनेटिंग इक्वलिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स एंड वायलेट द गोल ऑफ इक्विटी। जो हमारी प्लानिंग कमीशन था उसका एक गोल था इक्विटी, 3 और गोल थे, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस। और जब सब्सिडी हटा दी जाएंगी तो क्या होगा? रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, जो कि इक्विटी के खिलाफ है, जो कि हमारी प्लानिंग कमीशन का, हमारी प्लान्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा गोल है। दीज एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट इफ सब्सिडीज आर लार्जली बेनिफिटिंग द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स, द करेक्ट पॉलिसी इज नॉट टू एबोलिश सब्सिडीज बट टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट ओनली द पुअर फार्मर्स एंजॉय द बेनिफिट्स। और कुछ लोग जैसे आर्ग्यू करते हैं कि इससे फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है, या फिर बड़े बड़े जो किसान हैं, रिच फार्मर्स, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें जो है पॉलिसी को गलत हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो स्टेप्स हैं जिनसे इन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो हटा सकते हो आप, लेकिन जो हमारा टारगेटेड ग्रुप्स है, छोटे किसान हों या पुअर फार्मर्स हैं, उनको फ़ायदा कंटिन्यू रहना चाहिए। Thus, by the late 1960s,
Indian agricultural productivity had increased sufficient to enable the country to be self-sufficient in food grains. तो 1960 के दशक के लास्ट तक, मतलब 1960 के करीब तक इंडियन एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ गई थी और हम आत्मनिर्भर बन गए थे फूड ग्रेन्स में, और हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. दिस इज़ एन अचीवमेंट टू बी प्राउड. ये एक प्राउड करने वाला अचीवमेंट है. नेगेटिव साइड की अगर बात करें तो सम 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यूड टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इवन एज लेट एज 1990. 1990 तक भी इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो देखने को क्या मिलता है कि 65% के करीब लोग, जो टोटल पॉपुलेशन का 65% है, वो आज भी, या कह सकते हैं 1990 की ये बात कर रहे हैं, तो 1990 तक भी 65% से ज़्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है. काम एक्चुअली कम है और एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है. इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट एज अ नेशन बिकम्स मोर, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि जब एक कंट्री ज़्यादा मतलब प्रॉस्परस बनता है या फिर ग्रोथ करता है, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर एज वेल एज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन द सेक्टर डिक्लाइंस कंसिडरेबली. जब कोई भी नेशन ग्रो करता है तो जीडीपी का जो प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जीडीपी में जो भी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो घटता है. उसके साथ साथ पॉपुलेशन जो इस सेक्टर में काम कर रही है उसकी संख्या भी घटती है. लेकिन इन इंडिया 1950 से और 1990 तक के बीच की बात करें तो द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली. एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल जीडीपी में योगदान तो कम हुआ एज अ परसेंटेज, बट एज अ होल बढ़ा है. बट अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें एज अ पार्ट ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटा है, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट. लेकिन जो पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है वो कंसिडरेबली नहीं घटी है, क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1950 में 67.5% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया करते थे और 1990 में 64.9% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया करती थी. Why was such a large proportion of population engaged in agriculture? Although agricultural output could have grown with much less working in the sector, much less people working in the sector. तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारी एक जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जबकि एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट है वो उतना अचीव किया जा सकता था उससे कम लोगों में. तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें लोगों की संख्या नहीं बढ़ी, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते रहना पड़ा. Many economists call this an important failure of our policies followed during 1950 to 1990. तो मैं बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के बारे में जो नॉलेज रखते हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फेलियर रहा है. हमारी जो पॉलिसीज़ हमने अपनाई 1950 से 1990 के बीच में, उसका एक बहुत बड़ा फेलियर है ये कि हम अपनी पॉपुलेशन को शिफ्ट नहीं कर पाए एग्रीकल्चर सेक्टर से. जो लोग एक्स्ट्रा, जो लोग हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को हम अदर सेक्टर्स में, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस तरीके के सेक्टर्स में, या मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी सेक्टर्स में हम शिफ्ट नहीं कर पाए. तो आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त हो जाएगी. आपको आई होप यू आर गेटिंग वट एवर आई एम टीचिंग यू. आपको आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी डाउट है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. आप कमेंट करके हम मुझे बता सकते हैं. ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट था. इसके बाद में हम इंडस्ट्री और ट्रेड, और उसके बाद में एज अ कंक्लूज़न हम 1950 और 1990 के बीच में जो जो पॉलिसीज़ हैं और किस तरीके से किस किस सेक्टर में हमने ग्रो किया है, उसके बारे में हम एज अ कंक्लूज़न बात करेंगे.
फिर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होगा, उसके बाद चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज इट इनकरेजेस अ लॉट। थैंक्स फॉर वाचिंग।